लेकिन आखिरकार एक लाइन में सब तय हो जाता है। ऑपरेशन जारी रहेगा। जो बाद उसके खाते में 15 करोड़, जो कि डील का हिस्सा थे, में से 2 करोड़ ट्रांसफर हो जाते हैं। नवंबर 2019 की ठंडी रात, राजधानी दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक, प्रधानमंत्री आवास के बाहर असामान्य हलचल थी। आम दिनों के मुकाबले सुरक्षा कई गुना ज्यादा कड़ी कर दी गई थी। हर गेट पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात थे, स्नाइपर्स छतों पर नजर रखे हुए थे और आने जाने वाली हर गाड़ी की कई स्तरों पर जांच हो रही थी। माहौल में एक अजीब सा तनाव था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। आधी रात के करीब सन्नाटे को चीरती हुई एक काली गाड़ी धीरे धीरे मुख्य गेट की ओर बढ़ती है। गेट पर मौजूद कमांडो तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। गाड़ी को रोका जाता है, स्कैनिंग होती है, पहचान की पुष्टि की जाती है और फिर गेट खुलता है। गाड़ी अंदर दाखिल होती है और कुछ ही सेकंड में प्रधानमंत्री आवास के पोर्टिको के पास रुक जाती है। दरवाजा खुलता है और बाहर उतरते हैं रॉ चीफ सामंत गोयल। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। हाथ में एक मोटी फाइल थी, काले कवर पर लाल अक्षरों में साफ लिखा था, कॉन्फिडेंशियल। वो तेजी से अंदर की ओर बढ़ते हैं। सुरक्षा अधिकारी उन्हें सीधे उस कमरे तक ले जाते हैं जहां प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी थी, लेकिन दरवाजा अभी बंद था। करीब 15 मिनट, लंबा इंतजार। उस दौरान हर सेकंड भारी लग रहा था। कमरे के बाहर खड़े अधिकारी भी समझ चुके थे कि मामला बेहद संवेदनशील है। फिर अचानक दरवाजा खुलता है। सामने खड़े होते हैं नरेंद्र मोदी। उनकी आंखों में सीधे सवाल था। वो बिना समय गवाए पूछते हैं, इतनी रात को आने की क्या जरूरत पड़ गई? सामंत गोयल एक पल भी देर नहीं करते। वो फाइल को थोड़ा ऊपर उठाते हैं और गंभीर आवाज में कहते हैं, सर, हमने हाफिज सईद को ढूंढ लिया है। ये सुनते ही माहौल जैसे जम जाता है। हाफिज सईद, वही नाम जो 26/11 मुंबई हमलों के पीछे था, वही हमला जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था, जिसमें सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान गई थी। उस नाम का जिक्र होते ही बात की गंभीरता कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री के चेहरे पर सख्ती आ जाती है। ये सिर्फ एक सूचना नहीं थी, ये एक मौका था, सालों पुरानी एक अधूरी लड़ाई को खत्म करने का। बिना एक पल गवाए उसी रात एक आपात बैठक बुलाने का आदेश दिया जाता है। कुछ ही समय में प्रधानमंत्री आवास के अंदर सबसे अहम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। देश की सुरक्षा से जुड़े शीर्ष अधिकारी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग शुरू होती है। कमरे के अंदर माहौल पूरी तरह गंभीर था। टेबल के चारों ओर देश के सबसे ताकतवर फैसले लेने वाले लोग बैठे थे। सामंत गोयल धीरे से अपनी फाइल खोलते हैं और एक एक कर दस्तावेज सामने रखते हैं। तस्वीरें, लोकेशन डिटेल्स, वॉइस सैंपल, खुफिया रिपोर्ट्स। हर पेज एक ही बात कह रहा था, लक्ष्य अब सामने है और अब फैसला करना था। क्या इस बार सिर्फ देखना है या इतिहास बदलना है? कमरे में गहरी खामोशी छा जाती है। हर किसी की नज़र टेबल पर फैले उन दस्तावेजों पर टिक जाती है। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोलता, जैसे सभी उस पल की गंभीरता को महसूस कर रहे हों। फिर सामंत गोयल धीरे से बोलना शुरू करते हैं, सर, हमारे पास अब सिर्फ लोकेशन नहीं बल्कि पूरी मूवमेंट प्रोफाइल है। हाफिज सईद लाहौर के जौहर टाउन में रहता है, 24 घंटे भारी सुरक्षा में, पाकिस्तान पुलिस, सीसीटीवी और सीमित एंट्री एग्जिट के साथ। वो आगे फाइल का एक पन्ना पलटते हैं और एक नक्शा सामने रखते हैं। ये उसका घर है और ये पूरा इलाका एक तरह का किला है। सीधे हमला करना मतलब इंटरनेशनल क्राइसिस को न्योता देना। नरेंद्र मोदी ध्यान से हर बात सुन रहे होते हैं। उनकी आंखें नक्शे पर टिकी होती हैं। तभी अजीत डोभाल बोलते हैं, अगर सीधा रास्ता बंद है तो हमें अंदर से रास्ता बनाना होगा। कमरे में बैठे बाकी लोग उनकी तरफ देखते हैं। डोभाल आगे कहते हैं, हमें उसके बिल्कुल करीब पहुंचना होगा, इतना करीब कि उसकी हर सांस पर नजर रख सकें, बिना शोर, बिना शक और सही वक्त आने पर सटीक वार। सामंत गोयल सिर हिलाते हैं, हमने इसी दिशा में काम शुरू कर दिया है। हमें एक लोकल एसेट चाहिए, एक ऐसा आदमी जो शक के दायरे में ना आए और उसके घर के आसपास रह सके। कुछ पल की चर्चा के बाद प्रधानमंत्री धीरे से कहते हैं, जो भी करना है साफ और सटीक होना चाहिए, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। फिर वो सीधे गोयल की तरफ देखते हैं, आपको पूरी अनुमति है, ऑपरेशन शुरू कीजिए। यही वो पल था जब एक खुफिया योजना ने मिशन का रूप लिया। नाम दिया गया ऑपरेशन अलविदा। दिसंबर 2019, दुबई। एक छोटा सा जेल सेल, जहां नावेद नाम का एक आम पाकिस्तानी नागरिक पिछले कई महीनों से बंद था। उसका अपराध बड़ा नहीं था, एक छोटी चोरी, लेकिन उसकी जिंदगी वहीं अटक गई थी। एक दिन अचानक जेल का दरवाजा खुलता है। एक अधिकारी उसका नाम पुकारता है, नावेद, तुम्हारी बेल हो गई है। नावेद हैरान था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई उसे छुड़ाएगा। जेल से बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है, वासे। वासे का अंदाज अलग था, आत्मविश्वास भरा, शांत और सीधा।
वो बिना घुमाए फिराए कहता है, मैंने तुम्हें बाहर निकलवाया है क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। नावेद उलझन में पड़ जाता है, मुझसे क्या काम हो सकता है? वासे हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मेरा बिजनेस पाकिस्तान और दुबई दोनों जगह चलता है। मुझे एक भरोसेमंद आदमी चाहिए और मुझे लगता है वो तुम हो। कुछ ही दिनों में वासे नावेद को 50 लाख पाकिस्तानी रुपए देता है। इतनी बड़ी रकम जिसने नावेद की सोच ही बदल दी। पैसों की जरूरत और बेहतर जिंदगी की उम्मीद ने उसके सारे सवाल दबा दिए। कुछ महीनों बाद नावेद पाकिस्तान लौटता है। एक दिन वासे का फोन आता है, लाहौर के जौहर टाउन में एक घर किराए पर लेना है अभी। नावेद बिना सवाल किए हाउस नंबर 120 किराए पर ले लेता है। उसे नहीं पता था कि ये घर सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक मिशन का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला है। ये घर हाफिज सईद के घर से बेहद करीब था, इतना करीब कि वहां से उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती थी। असलियत ये थी कि वासे कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि रॉ का एजेंट था, और अब रॉ को मिल चुका था उसका इनसाइड बेस। अगले कुछ हफ्तों में वो घर जो बाहर से बिल्कुल आम दिखता था, अंदर ही अंदर एक खुफिया ऑपरेशन का केंद्र बन चुका था। दिन में वो एक साधारण किराए का मकान लगता, खिड़कियां आधी बंद, दरवाजा अक्सर शांत, लेकिन रात होते ही वहां की असली कहानी शुरू होती। धीरे धीरे उस घर में हलचल बढ़ने लगी। अलग अलग समय पर लोग आते, कोई सुबह के वक्त, कोई देर रात, कोई सिर्फ 2 दिन रुकता तो कोई हफ्तों तक वहीं रहता। लेकिन एक बात कॉमन थी, कोई भी ज्यादा बोलता नहीं था, कोई बेवजह इधर उधर नहीं घूमता था, और सबसे खास कोई भी अपनी असली पहचान जाहिर नहीं करता था। नावेद ये सब देखता जरूर था लेकिन समझ नहीं पाता था। कभी उसके मन में सवाल उठते, ये लोग हैं कौन, क्या करते हैं? लेकिन हर बार एक ही जवाब उसके दिमाग में आता, पैसे मिल रहे हैं, बस चुप रहो। उसे बस इतना बताया गया था, घर संभालो और जो कहा जाए वही करो, और वो वही करता रहा। लेकिन उस घर के अंदर जो चल रहा था वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। वहां मौजूद रॉ के एजेंट्स अब एक एक सेकंड को रिकॉर्ड कर रहे थे। उनके पास हाईटेक उपकरण थे, लॉन्ग रेंज कैमरे, ऑडियो सर्वेलेंस, नोट्स, डिजिटल लॉग्स। हर दिन एक पैटर्न बनता जा रहा था। सुबह कितने बजे गेट खुलता है, किस समय गार्ड बदलते हैं, कौन सी गाड़ी अंदर जाती है, किस दिन कौन मेहमान आता है, यहां तक कि किस समय घर की लाइट्स बंद होती हैं और किस कमरे में कितनी देर तक रोशनी रहती है। हर छोटी से छोटी चीज नोट की जा रही थी। हाफिज सईद अब उनके लिए सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक रूटीन बन चुका था, जिसे समझा जा सकता था, तोड़ा जा सकता था और सही समय पर इस्तेमाल किया जा सकता था। दिल्ली में बैठे सामंत गोयल हर अपडेट पर नजर रख रहे थे। हर रात रिपोर्ट्स आती, टेबल पर रखी जाती और फिर घंटों तक उनका विश्लेषण होता। धीरे धीरे एक चीज साफ होने लगी, सईद कितना भी सुरक्षित क्यों ना हो, उसकी जिंदगी भी एक पैटर्न फॉलो करती है, और यही पैटर्न उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता था। अब ऑपरेशन सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं था, अब ये तैयारी के चरण में पहुंच चुका था। हर दिन के साथ एजेंट्स और ज्यादा सटीक हो रहे थे। हर मूवमेंट अब पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ पूरी तरह कंट्रोल में है, हर कदम प्लान के मुताबिक चल रहा है। लेकिन यहीं पर कहानी अपना असली रंग दिखाती है, क्योंकि जितना बड़ा ऑपरेशन उतना ही बड़ा खतरा, और खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता। कभी कभी वो वहीं छुपा होता है जहां आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। नावेद, जो अब तक सिर्फ एक मूक वगवाह था, वो भी इस कहानी का हिस्सा था, और शायद सबसे खतरनाक हिस्सा। उसकी आदत थी हफ्ते में एक बार अपने परिवार से मिलने जाना। पहले ये एक आम बात लगती थी, एजेंट्स ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन खुफिया दुनिया में आम जैसी कोई चीज नहीं होती। हर छोटी आदत, हर छोटी लापरवाही एक दिन बड़ा खतरा बन सकती है, और वही होने वाला था, क्योंकि आने वाले दिनों में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां सिर्फ एक गलती पूरे ऑपरेशन अलविदा को खत्म कर सकती थी। लेकिन कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर सेकंड, हर सांस और हर फैसला जानलेवा हो सकता था। दुबई, एक शांत होटल का कमरा। कमरे के अंदर हल्की रोशनी, पर्दे पूरी तरह बंद, और सामने बैठे हैं 2 लोग, एक तरफ वासे और दूसरी तरफ नावेद। कुछ पल तक खामोशी रहती है, फिर धीरे से वासे बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता पाकिस्तान जिन लोगों को पनाह देता है वो गलत है? नावेद हल्का सा मुस्कुराता है, हमें क्या फर्क पड़ता है, वो तो हमारे दुश्मनों को मारते हैं। कमरे का माहौल अचानक ठंडा हो जाता है। वासे अब सीधे उसकी आंखों में देखता है, मैं एक ऐसे इजरायली आदमी के लिए काम करता हूं जिसने 26/11 में अपना पूरा परिवार खो दिया था, और अब वो सिर्फ एक चीज चाहता है, हाफिज सईद की मौत।
नावेद का चेहरा सख्त हो जाता है। उसे अब समझ आने लगता है, ये कोई बिजनेस डील नहीं है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कमरे में सन्नाटा। नावेद तुरंत मना कर देता है, मैं इस सब में नहीं पढ़ना चाहता। वासे कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर आखिरी दांव खेलता है। अगर तुमने हां कहा तो तुम्हारा पूरा परिवार अमेरिका में एक नई जिंदगी जिएगा और तुम्हारे खाते में इतने पैसे होंगे जितने तुमने कभी सोचे नहीं होंगे। नावेद की सांसें तेज हो जाती हैं। एक तरफ डर, दूसरी तरफ जिंदगी बदलने का मौका। कुछ सेकंड जो उसे हमेशा के लिए बदल देते हैं। वो धीरे से कहता है, ठीक है। कुछ ही दिनों बाद उसके खाते में 15 करोड़, जो कि डील का हिस्सा थे, में से 2 करोड़ ट्रांसफर हो जाते हैं। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। लाहौर, जौहर टाउन। एक अधूरी बिल्डिंग के अंदर धूल से ढकी एक काली कार खड़ी थी, टोयोटा कोरोला। लेकिन ये कोई साधारण कार नहीं थी। इसके अंदर भरा था 300 किलो RDX। रॉ के एजेंट्स ने इसे इतनी सफाई से तैयार किया था कि बाहर से ये बिल्कुल सामान्य लगती थी। अब सिर्फ एक चीज बाकी थी, ड्राइवर। कुछ दिनों बाद अफगानिस्तान के एक गरीब गांव से एक युवक लाया जाता है, रहीम। गरीबी ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन जिम्मेदारियों ने मजबूत बना दिया था। एक अजनबी उससे मिलता है, काम करोगे लेकिन वापस नहीं लौटोगे। रहीम एक पल के लिए अपने परिवार को देखता है और बिना कुछ पूछे सिर हिला देता है। उसे चुपचाप सीमा पार कराकर पाकिस्तान लाया जाता है। लाहौर के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह, यहीं पर उसे कुछ दिन रखा जाता है। यहां उसे ट्रेनिंग नहीं बल्कि तैयारी दी जाती है। उसे सिखाया जाता है कैसे शांत रहना है, कैसे बिना घबराए गाड़ी चलानी है, कैसे आखिरी पल तक ध्यान केंद्रित रखना है। बार बार उसे एक ही बात समझाई जाती है, डरना नहीं, रुकना नहीं और पीछे मुड़कर देखना नहीं। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा झटका। नई दिल्ली। इस पूरे ऑपरेशन की रीढ़ वासे अचानक जिंदगी की जंग में खुद ही कमजोर पड़ गया। तेज बुखार ने उसे जकड़ लिया। हर गुजरते पल के साथ उसकी हालत बिगड़ती चली गई। जांच हुई, रिपोर्ट आई, कोविड पॉजिटिव। 2 दिन आईसीयू की ठंडी दीवारों के बीच, मशीनों की आवाजों के सहारे वो लड़ता रहा। लेकिन फिर खामोशी छा गई। वासे अब इस दुनिया में नहीं था। ये खबर जैसे ही रॉ मुख्यालय पहुंचती है, हर कोई सन्न रह जाता है, क्योंकि वासे सिर्फ एक एजेंट नहीं था, वो इस मिशन का कनेक्शन था। उसके बिना नावेद एक अनकंट्रोल्ड रिस्क बन चुका था, और वही हुआ जिसका डर था। रॉ के सामने अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया, नावेद का अगला हैंडलर कौन होगा। वासे अब इस दुनिया में नहीं था, और नावेद की सुरक्षा, प्लानिंग और सभी अगले कदम अब किसी और पर निर्भर थे। रॉ को जल्दी से जल्दी एक भरोसेमंद इंसान चाहिए था, जो न केवल नावेद को संभाले बल्कि ऑपरेशन की गति को भी बनाए रख सके। लेकिन यह सिर्फ पहला सवाल था। दूसरा सवाल था RDX से भरी टोयोटा कार, 300 किलो विस्फोटक, इतनी ताकतवर कि किसी भी पल सब कुछ ध्वस्त कर सकती थी। इस कार को सही समय, सही जगह और सही हाथों तक पहुंचाना आसान नहीं था। किसी भी छोटी गलती का मतलब था ऑपरेशन की पूरी विफलता या मासूमों की जान पर खतरा। और तीसरा, सबसे नाजुक सवाल, अफगानिस्तान से लाया गया वो युवक। उसे लगातार एक ही कमरे में रखना, ट्रेन करना और पूरी योजना समझाना। किसी भी लंबी अवधि के लिए उसे वहीं रखना जोखिम से बिल्कुल खाली नहीं था। एक छोटी सी लापरवाही और वो या तो ऑपरेशन से पीछे हट सकता था या किसी का भी भरोसा तोड़ सकता था। इन 3 बड़े सवालों के बीच रॉ के एजेंट्स ने तेज गति से प्लानिंग शुरू की। हर विकल्प, हर रिस्क, हर व्यक्ति, अब मौत और सफलता के बीच का फासला था। जैसे ही वासे की मौत की खबर रॉ हेडक्वार्टर पहुंचती है, एक नई रणनीति बनानी पड़ती है। जल्द ही नावेद को हैंडल करने के लिए दूसरा रॉ एजेंट चुना जाता है। उसका कोड नेम था अभय मिश्रा। मिश्रा दुबई में एक बिजनेस के पीछे छुपा हुआ अपना काम कर रहा था, लेकिन अब उसका असली काम शुरू होने वाला था। वासे के पुराने सिम से नावेद से कॉल आती है। अस्सलाम वालेकुम नावेद, वासे भाईजान अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उनका बिजनेस पार्टनर बोल रहा हूं, समझ रहे हो। नावेद की सांसें तेज हो जाती हैं। मिश्रा बिना किसी देर किए सीधे मुद्दे पर आता है। जो काम तुम्हें वासे ने दिया था उसे पूरा करना अब हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे और मेरे। तुम्हें अब बस इतना करना है कि उसी प्लान को फॉलो करो। लेकिन नावेद तुरंत पीछे हट जाता है। हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं किसी ऑपरेशन में शामिल नहीं होना चाहता। मिश्रा मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आवाज में सख्ती है। ठीक है नावेद, लेकिन याद है हमने तुम्हें 15 करोड़ का ऑफर दिया था और अभी 2 करोड़ तो पहले ही स्विस बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए थे। क्या तुम्हें वो अकाउंट नंबर याद है? नावेद के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं।
सच्चाई उसकी आंखों के सामने चमक उठती है। पैसे, उसका परिवार और वो पल। अब उसे समझ आ गया था कि पीछे हटना आसान नहीं। उसके मन में डर और बेचैनी दोनों फैल जाते हैं। नावेद फोन पर थोड़ी देर तोलमोल करने के बाद अंततः हाँ बोल देता है। ये हाँ उस मिशन की दिशा बदलने वाली थी। एक दिन नावेद अपनी कार में बैठता है, लेकिन इस बार यह सिर्फ उसका रोज का रूटीन नहीं था। उसकी गाड़ी सीधे जाकर रुकती है एक रिश्तेदार के यहां जो पंजाब पुलिस में था। नावेद अपने सारे हालात और मिशन की बातें उसे बता देता है, लेकिन वही पल जिसे वो मामूली समझ रहा था वो सबसे बड़ी भूल साबित होती है। नावेद की गाड़ी का रूटीन से भटकना और वो बातचीत रॉ के एजेंट्स जो लगातार उस पर कड़ी निगरानी बनाए हुए थे तुरंत समझ जाते हैं कि इंटेलिजेंस लीक हो चुकी है, मिशन अब खतरे में है। लाहौर में खतरा तेजी से फैलने लगता है। रॉ को तुरंत निर्णय लेना पड़ता है। सभी एजेंट्स को तत्काल आदेश दिया जाता है, सभी एजेंट्स तुरंत बाहर निकलो। कुछ ही घंटों में नावेद का घर पूरी तरह खाली कर दिया जाता है, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। रॉ के लिए ये एक चेतावनी थी। एक छोटी सी गलती और महीनों की मेहनत खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन अब सवाल था कि ऑपरेशन खत्म कर दिया जाए या सब कुछ दांव पर लगाकर आखिरी वार किया जाए। फिर एक बार वही कमरा, वही लोग, नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल और सामंत गोयल। फैसला आसान नहीं था, लेकिन आखिरकार एक लाइन में सब तय हो जाता है। ऑपरेशन जारी रहेगा। जून 2021 सुबह 11 बजे वो काली कार धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ती है। अंदर बैठा युवक शांत है। उसके हाथ स्टीयरिंग पर मजबूत हैं और चेहरे पर कोई डर नहीं। उसे पता है ये उसकी जिंदगी का आखिरी सफर है। सामने आता है चेक पोस्ट। पुलिसकर्मी हाथ उठाते हैं, गाड़ी रोको। लेकिन गाड़ी नहीं रुकती, स्पीड और बढ़ जाती है। अगले ही पल धड़ाम, एक ऐसा धमाका जो पूरे जौहर टाउन को हिला देता है। आग का विशाल गोला आसमान में उठता है। धुआं, चीखें और हर तरफ तबाही। हाफिज सईद के घर का गेट, सामने का हिस्सा, सब कुछ उड़ चुका था। अंदर सईद डर के मारे कांप रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था ये हमला कहां से आया। पहली बार उसे एहसास हुआ खतरा अब उसके दरवाजे तक पहुंच चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सईद बच जाता है। ऑपरेशन अपने अंतिम लक्ष्य से चूक गया, लेकिन उसने जो संदेश दिया वो कहीं ज्यादा खतरनाक था। अब दुश्मन जान चुका था सीमाएं अब सुरक्षा नहीं, सिर्फ एक लाइन है, और अगर जरूरत पड़ी तो वार सीधे घर के अंदर भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो रोमांचक और दिलचस्प लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने विचार और राय हमें कमेंट में बताएं। हम जानना चाहते हैं कि आप ऑपरेशन अलविदा के बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस कहानी की सच्चाई जान सकें। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।